Okay, after completing the question number 5, today's now we are going to question number 6. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो हम लोगों से कह रहा है स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 has charge Q. A charge Q is placed at the center of the cell. इन्होंने क्या रखा है कि एक चार्ज Q है जो सेल के सेंटर पर रखा हुआ है। Find out the surface charge density on the inner and outer surface of the cell. हम लोगों को सेल के इनर और आउटर सरफेस पर सेल के चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या रखा है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द सेल इज स्फेरिकल और नॉट। अगर सेल्स के अंदर जो कैविटी है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर जीरो है तो इंडिपेंडेंट है उस फैक्ट पर कि सेल स्फेरिकल है या वो नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर वे में फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग फिगर को देखते हैं और यहां पर जैसे कि एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है जिसकी इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। इनर और आउटर रेडियस को दिखलाने के लिए कुछ हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। ये यहां पर आपने देखा, ये सेंटर है, ये प्लस Q चार्ज है और यहां पर आपने देखा इनर रेडियस इस तरीके से आपने देखा, जो कि न्यूमेरिकल में क्या रखा है उन्होंने क्वेश्चन में R1 है, जबकि आउटर रेडियस की अगर हम लोग बात करें इस तरीके से, ये आउटर रेडियस यहां पर कितनी है, R2। ओके स्टूडेंट्स, इन्होंने जैसे कि क्वेश्चन में क्या रखा था यहां पर कि अगर एक कोई चार्ज, यहां पे आपने देखा Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के कहां पे है, सेंटर पर रखा है, और जो स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है उसकी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पर प्लस Q दिया ही है। और अगर यहां पर अगर हम लोग देखें कि एक प्लस Q चार्ज इस तरीके से सेंटर पर रख दें, और आपको यह भी बहुत अच्छे से मालूम है कि यहां पर ये कैपिटल Q इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है स्फेरिकल सेल की, तो आपको पता है कि अगर ये प्लस Q है तो इंडक्शन मेथड से यहां पर कैसा आएगा, माइनस Q, और फिर इस सेल के बाहर कैसा जाएगा, प्लस Q। तो जैसे ही प्लस Q चार्ज आएगा तो इसमें ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो बच्चों, आप सरफेस चार्ज डेंसिटी दो तरीके से पूछा हुआ है उन्होंने, एक तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस, अगर इनर सरफेस है तो इनर सरफेस पे अगर हम लोग बात कर लें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इनर सरफेस पर अगर आप देखेंगे चार्ज कितना है, माइनस Q है, और एरिया की बात करेंगे तो रेडियस अगर R1 है तो माइनस Q अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, ये इनर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी आ जाती है। और अगर हम लोग बात कर लें कि चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस या आउटर सेल, चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सेल, जो मेरे पास में आउटर सेल है, अगर हम लोग इसकी बात कर लें कि कितनी होगी, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू, आउटर सेल पर आप देख पा रहे हैं यहां पर
कि जो चार्ज है वो कितना है, Q प्लस क्यू है। तो यहां पर आप देखेंगे Q प्लस क्यू और अपॉन एरिया, तो आउटर सेल का रेडियस आपको मालूम है कितना है, R2। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 पाई R2 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो सेल है उसकी इनर सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 दैट इज माइनस क्यू अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, और आउटर सेल है उस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज Q प्लस क्यू और 4 पाई R2 स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और क्या रखी थी इन्होंने, वो क्या बोला था कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इज जीरो विद नो चार्ज। मतलब कैविटी जो होता है उसके अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द सेल इज स्फेरिकल और नॉट। सेल स्फेरिकल है या नहीं है, इस फैक्ट पर क्या वो चीज डिपेंड करती है। तो यार वैसे भी आपको गॉस लॉ मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू होता है। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है, और आपको यह भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर किसी सेल के अंदर नेट चार्ज जीरो है, यहां पर क्यू जो नेट चार्ज हम लोगों ने लिया क्यू नेट, तो आप जानते हैं कि उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा शेप और साइज पे सेल के, वो शेप और साइज के सेल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा यहां पे पावर पॉइंट में देख लें कुछ इस तरीके से। ये डायग्राम इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, आउटर पर, और गॉस लॉ में हम लोग किस तरीके से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, टू लार्ज चार्ज प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड -2 सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर आर अरेंज्ड वर्टिकली विद अ सेपरेशन ऑफ d बिटवीन देम। यहां पर आपने देखा कि मेरे पास में दो यहां पर प्लेन शीट्स हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और -2 सिग्मा है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। उनको वर्टिकली अरेंज किया जाता है विद अ सेपरेशन d बिटवीन देम। कुछ फिगर में हम ऐसे देख सकते हैं, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं फिगर में। एक का आपने देखा यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, और दूसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, -2 सिग्मा है। और इन्होंने बतलाया कि ये दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हैं। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सीट। टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सीट मतलब दोनों सीटों की वजह से कोई फर्स्ट सीट यहां पर सबसे पहले मुझे फाइंड करना है। टू द राइट ऑफ द सेकंड सीट, दोनों सीटों की वजह से ये हम लोग कोई सेकंड यहां पर फाइंड आउट करेंगे। और फिर थर्ड इन्होंने क्या रखा है, बिटवीन द टू सीट्स, और थर्ड बिटवीन द टू सीट्स हम लोग यहां पे ऐसे देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें यहां पर कि दोनों सीट्स जो मेरे पास में दी गई हैं, इन दोनों सीट्स का अगर इंडिविजुअल अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, तो पहली सीट का जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दैट इज E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्योंकि मुझे पता है, आप लोगों को मालूम है बहुत अच्छे से कि अगर कोई सीट है तो सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिविजुअल अगर हम लोग यहां पे बात करें, थोड़ा सा इसको समझ लें क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से। इस तरीके से दो थिन सीट्स है मेरे पास में, यहां पे आपने देखा यहां पर एक कोई हम लोग ये वाली ले लेते हैं थिन सीट, और दूसरी थिन सीट यहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसे दिखला दी। दूसरी थिन सीट हम लोगों ने इस तरीके से दिखला दी यहां पे। और मालूम है यहां पर जैसे उन्होंने क्या रखा था, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और जो दूसरी वाली मेरे पास में है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे अगर आप देखेंगे वो -2 सिग्मा दिया हुआ है, -2 सिग्मा। ओके, तो अगर हम इनकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो आपको पता है E इज इक्वल टू, वैसे तो फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा की जगह यहां पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड वाले के लिए अगर हम लोग बात करें E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन सिग्मा की जगह हम लोगों को -2 सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट रखना होगा, तो इस तरीके से E2 की वैल्यू माइनस के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले इन्होंने क्या कर रखा था कि दोनों सीट्स के लेफ्ट साइड, यानी कि यहां पे, तो पहले केस 1 में जैसे आपने देखा टू द लेफ्ट, यहां पे हम लोग क्या रखते हैं, टू द लेफ्ट ऑफ बोथ, दोनों के लेफ्ट साइड में कोई यहां पे हम लोगों को निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो वैसे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात कर लें सिंपली कि यहां पर हम लोगों को लेफ्ट साइड में क्या निकालेंगे, तो पहले तो हम लोग ऐसे दिखला देते हैं E1 प्लस E2, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये इसका लेफ्ट साइड पड़ेगा, तो यहां पर ये लेफ्ट साइड पड़ेगा, तो ये E1 माइनस का यहां पे हम लोगों को लेना रहेगा, और E2 भी लेफ्ट साइड है तो प्लस ये माइनस का E2, जब वैल्यू रखेंगे तो यहां पे माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस और ये माइनस, और यहां माइनस और ये वैल्यू माइनस जब पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मेरे पास में जो वैल्यू आएगी दोनों सीटों के लेफ्ट साइड, अगर हम लोग देखें लेफ्ट दोनों सीटों के, तो लेफ्ट दोनों सीटों के यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा माइनस के सिग्मा अपॉन, अगर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो यहां पे आप देखेंगे -1/2, और यहां पर अगर आप देखेंगे +1, तो यहां पे आप देखेंगे ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास प्लस के 1/2, तो ये यहां पर माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से हम लोग यहां पे शो कर सकते हैं। ये हम लोगों ने कहां निकाला, दोनों प्लेट्स की वजह से यहां पे लेफ्ट साइड हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अगर दोनों प्लेट की वजह से अगर हम लोग राइट साइड यहां पर अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि दोनों प्लेट्स की राइट साइड यहां पर निकालें E, तो आपको पता है दैट इज E1 प्लस E2, दोनों ही यहां पे राइट साइड लेंगे, लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर अगर आप देखेंगे प्लस, यहां पे अगर आप देखेंगे दैट इज माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इसका, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे प्लस का सिग्मा अपॉन, अगर आप देखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब थर्ड केस में क्या रखा है कि दोनों प्लेटों के बीच में, यहां पर सपोज यहां मिडिल में बीच में अगर हम लोगों को निकालना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E देखेंगे तो इसका पहले वाले का राइट साइड है प्लस दूसरे वाले का लेफ्ट साइड, तो माइनस का E2, और जब वैल्यू रखने की बात आ जाती है तो E1 का वैल्यू जैसे कि आपको कितना था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस, और वो उसका ये यहां पे E2 की वैल्यू का माइनस, जो कि माइनस के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो वो इसको प्लस कर देगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थोड़ा सा यहां कॉमन लेके दिखला दें तो हाफ प्लस 1, तो ये आपके सामने आ जाएगा 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर इसको देख सकते हैं बिटवीन में। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोग यहां पे देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले दोनों प्लेटों के राइट साइड लेफ्ट साइड में देखेंगे, इसमें लेफ्ट साइड में थोड़ा सा करेक्शन है, यहां पे माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। फिर हम लोगों को यहां पर सेकंड दोनों का राइट साइड निकालना है सेकंड सीट के, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर बीच में दोनों प्लेटों के बीच में निकालना है तो बीच में निकालने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में आ जाता है। ओके, इसको कंप्लीट करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब चलते हैं, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या रखा है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस which enclose it. Give two reason to justify this statement. क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि जो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है
किसी चार्ज क्यू की वजह से, वो हमेशा शेप और साइज पर इंडिपेंडेंट होता है सरफेस के, जो उसे अपने अंदर इंक्लोज करती है। इसके हम लोगों को दो रीजन बतलाने हैं। क्यों ना हम लोग इसको थोड़ा सा फिगर से समझ लें। जैसे मान लीजिए कि फिगर में क्यू चार्ज है जिसे दो सरफेसेस ने अपने अंदर इंक्लोज किया, S2 और S1 ने। ओके, तो यहां पे शेप पे डिपेंड नहीं करता है। देख रहे हैं आप S1 का शेप, अगर आप ध्यान से देखें कैसा S है, S2 सरफेस उसका शेप देखेंगे कैसा है। लेकिन जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डजंट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द सरफेस विच इज इनक्लोज बाय इट। वो कभी भी चार्ज पे डिपेंड सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कैसा है। उसका देखिए क्या रीजन है, मैं बता दूं कि फॉर अ गिवन चार्ज क्यू द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emanating from the surface S1 and S2 depend on the charge Q and independent of the shape and size of the surface S1 और S2। यहां पे इनके कहने का मतलब है कि जो चार्ज Q है उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो S1 और S2 से सेम पास होंगी, वो उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेंगी। पहली बात तो हम लोगों ने यहां पे ये कर ली। दूसरी चीज आपको मैंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है बहुत अच्छे से कि किसी सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें इंक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू होगा। वो डिपेंड ही नहीं करेगा कि उस सरफेस ने उसे अपने अंदर इंक्लोज किया उस पे, उसके शेप पे। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसी में सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। सेकंड पार्ट अगर हम लोग इस क्वेश्चन का देखें, सेकंड पार्ट में क्या रखा है, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स 1 एंड 2। दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है जिनको 1 और 2 नाम दिए गए हैं, रेडियस r, जिनकी रेडियस कितनी है, r है। ईच हैव लीनियर चार्ज डेंसिटीज माइनस लैम्डा एंड प्लस लैम्डा, जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा है रिस्पेक्टिवली। द लूप्स आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर्स आर √3 डिस्टेंस अपार्ट। ये जो मेरे पास में लूप है वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, r√3 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप फर्स्ट। लूप फर्स्ट के सेंटर पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझ लें कुछ इस तरीके से। जैसे आप एक फिगर देख लें, यहां पर फिगर में जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक कोई लूप मेरे पास में इस तरीके से है, एक कोई दूसरा लूप इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं, दोनों की ही रेडियस सेम है। इस तरीके से आप देखेंगे दोनों ही जो लूप है उन दोनों ही लूप की रेडियस कैसी है, आपस में सेम है। और इन्होंने जैसे कि बोल के रखा हुआ है कि इनके जो सेंटर्स हैं वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट है, z इज इक्वल टू r√3। यहां पे इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, z इज इक्वल टू r√3 या √3 इंटू r, ये सेंटर सेपरेशन है इनका। और जहां पर बेटा r क्या है, रेडियस ऑफ द लूप है। इस तरीके से आपने देखा ये रेडियस ऑफ द लूप है, इसे हम लोग इसको, ये कोई फर्स्ट लूप है, ये मेरे पास कोई सेकंड लूप है, ये O2, और यहां पर अगर आपने देखा O1, इसका सेंटर ले लेते हैं। दोनों ही लूप जो है उनकी रेडियस आपस में कैसी है, इक्वल है। सबसे पहले अगर आपने देखा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा, वो सॉरी प्लस लैम्डा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस लैम्डा। और क्वेश्चन में जैसे कि आपसे क्या रखा है, समझिए देखिए एक बार कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप फर्स्ट। यानी कि जो दोनों मेरे पास में यहां पे आपको जो दिखलाई दे रही हैं रिंग्स, उनमें दोनों में से ये जो मेरे पास पे रिंग 1 है, इसका ये जो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है O1, यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां पर हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इन दोनों लूप की वजह से कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे बात कर लें कि जो लूप 1 है मेरे पास में, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आपको वैसे ही पता है कि किसी जो सेल है मेरे पास में, उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको ये मालूम है कि वो क्या होती है, जीरो होती है। यहां पे आपने देखा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मेरे पास में पहले वाले के में जीरो हो जाएगी, यहां पर जो पहला सर्कुलर लूप है यहां पर, जिसे हम लोगों ने O1 मान के रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे फाइंड आउट हो रही है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O1 ड्यू टू लूप फर्स्ट, जो लूप पहला है, इसकी वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो इसकी वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको पता है कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात कर लें यहां पर कि जो मेरे पास में सेकंड है, इसकी वजह से मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात कर लें एट पॉइंट आउटसाइड द लूप 2 ऑन द एक्सिस पासिंग नॉर्मली थ्रू द लूप 2, तो अगर हम लोग यहां पर E2 की बात कर लें, तो E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको मालूम है कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको वैसे भी बहुत अच्छे से मालूम है कि किसी रिंग, मैंने आपको बतलाया है कि अगर कोई रिंग होती है तो उस रिंग की एक्सिस पर किसी पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको मालूम है, पहले तो मैं एक नॉर्मल फॉर्मूला लगा देता हूं किसी रिंग की वजह से, फिर हम लोग वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपने मालूम है QX अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, जहां पर ए रेडियस लिया करते थे। तो अगर हम इस रिंग लूप 2 की वजह से अगर हम यहां पर इस पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने वाले हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा स्टूडेंट्स, वो E2 इक्वल टू, अगर आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और आपको पता है अगर हम लोग यहां पे Q को लैम्डा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और किसी सर्किल की लेंथ क्या होती है, उसकी सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई आर हो जाएगा यहां पे। तो अगर हम यहां पे इसको रखें लैम्डा के टर्म्स में Q को, तो आपको देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ओके, Q की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं 2 पाई आर इंटू लैम्डा, और x यहां पे ये डिस्टेंस क्या अपन को रिप्रेजेंट कर रहा है, z, इसको हम लोग बाद में रख लेंगे वैल्यू, अभी हम लोग इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं, अपॉन ए स्क्वायर तो अपने पास में रेडियस हम लोगों ने r लिया हुआ है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर और प्लस कितना, जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्वेश्चन में आपने देखा कि मैंने Q को लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में कैसे चेंज किया। अब कुछ कैंसिलेशन कर देते हैं यहां पे, चाहे तो हम लोग 2 पाई से इसको कैंसिल करेंगे, तो मेरे पास में यही स्टेप कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर इंटू जेड अपॉन, यहां पे आप देखेंगे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ये हम लोगों ने E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करी लूप 1 के सेंटर O1 पर। ओके, अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यहां पे जैसे इस तरीके से मैं दिखला दूं, ये यहां पे हम लोगों ने नेट फाइंड आउट किया, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से यहां पे मालूम है कि जो मेरे पास लूप 1 था उसकी वजह से सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, 0। क्यों ना हम ऐसा कर लें कि जो Z है इसकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं अभी, तो और थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो यहां पे हम लोग जब Z की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि आपको सामने दिखलाई दे रही है √3r है, तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और Z की जगह जब √3r पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू आर, और Z की जगह √3r रखेंगे
तो एक और आर मेरे पास में यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो एक इंटू आर रूट 3, अगली बार मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा अगले स्टेप में, और यहां पर हम लोग देखेंगे आर स्क्वायर। ओके, और जेड स्क्वायर करेंगे, तो जब जेड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर हो जाएगा। तो 3r स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर रूट 3, और अपॉन नीचे देखिए कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और 4r स्क्वायर का अगर 3/2 करेंगे, तो पहले अगर 1/2 कर ले तो कितना हो जाएगा 2r, और 2r का अगर यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे क्यूब करेंगे, तो आपका हो जाएगा ये 8r क्यूब। तो जब कैंसिल करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, ये हो जाएगा 16 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा रूट 3 और अपॉन आर, ये इतना मेरे पास आएगा। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें कि दोनों लूप की वजह से किसी O1 पर हम लोग निकाल रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जब हम लोग फाइंड करेंगे, जो कितना आएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और E1 का वैल्यू जैसे 0 था, और ये कितना था, लैम्डा रूट 3 अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं कि E की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा रूट 3 अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर E की वैल्यू को फाइंड किया। इसको कंप्लीट करने के बाद में एक बार पावर पॉइंट पे भी समझ सकते हैं हम लोग इसको, कुछ इस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन। जैसे ये यहां पर दोनों रिंग्स की वजह से हम लोग यहां पे देखेंगे, वैल्यू फाइंड किया, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 2 चार्जेस Q एंड -3Q are placed fixed on x-axis separated by a distance d। दो चार्जेस हैं, एक Q और एक -Q, ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। Where should a third charge 2Q be placed such that it will not experience any force। एक हम तीसरा चार्ज 2Q कहां रखें कि वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। बच्चों देखिए, मैंने आपको पहले भी इस चीज को क्लियर करा है कि कभी भी अगर दो लाइक नेचर के चार्जेस हैं, तो हमेशा इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहां मिलेगी, दोनों चार्जेस के बीच में, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए दोनों फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज आपने देखा कि माइनस है, दो चार्जेस जैसे आपने देख लिए, एक Q और एक -3Q, और ये दोनों चार्जेस अगर एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट है, d डिस्टेंस पर सेपरेट है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या रखा है कि बतलाओ, हम एक तीसरा चार्ज है मेरे पास 2Q, उसे हम कितनी डिस्टेंस पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो यार एक चीज ये समझ लो, हम लोगों ने एक तीसरा चार्ज यहां पे बाहर लेना होगा, तो वो थर्ड चार्ज 2Q है वो मैंने यहां रख लिया, और ये आपने देखा कितनी डिस्टेंस पर है, यहां से x डिस्टेंस पर है। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बतलाओ कि ये जो चार्ज 2Q रखा हुआ है इस पर कितने फोर्सेस काम करेंगे। बोले साहब इस पर दो फोर्सेस काम करेंगे, एक इस प्लस Q की वजह से काम करेगा, तो प्लस Q की वजह से इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से मान लीजिए F1 अवे काम करेगा। दूसरा इस -3Q की वजह से काम करेगा, उसका डायरेक्शन आप देखेंगे कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो अगर हम लोग नेट फोर्स की बात कर लें, तो नेट फोर्स आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 यहां पे माना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर F1 माइनस के मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर F2 इज इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर F2। और आपको पता है इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, F1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F1 किसके बीच में काम कर रहा है, इसके और इसके बीच में। तो यहां पे क्या रखेंगे, 2Q इंटू Q और अपॉन नीचे R स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर, और यहां पे रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 किसके किसके बीच में काम कर रहा है, Q2 इसके और इसके बीच में काम करेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू 3Q
और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे x प्लस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस यहां पर ऐसे आ जाएगी, तो ये इससे जाएगा। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा 6q स्क्वायर और अपॉन एक्स प्लस डी का, और ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो q स्क्वायर से q स्क्वायर यहां पे कैंसिल होगा, और जब q स्क्वायर से q स्क्वायर यहां पे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये 2 से जब कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस डी का, और यहां पे क्या होगा होल स्क्वायर। जब यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हम लोगों को देखने को मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2dx इज इक्वल टू 0। और जब हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर अगर आप देखेंगे तो x की दो वैल्यूज हम लोगों को देखने को मिलेगी, एक dy2 प्लस 1 √3 dy2। तो दो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में x की आएंगी, एक x की वैल्यू कितनी आएगी dy2 और प्लस के √3 dy2, जिसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें dy2 कॉमन लेके तो ये हो जाएगा 1 प्लस और कितना हो जाएगा √3। ये मेरे पास डिस्टेंस आएगी टू द लेफ्ट ऑफ Q, टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q से फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि Q से लेफ्ट साइड, ये आपने देखा Q से लेफ्ट साइड कितनी दूरी पर आपने देखा, वो मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट किया है। यहां पर अगर हम इस चार्ज को रखते हैं तो वो कोई भी फोर्स यहां पर एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में होगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। थोड़ा सा पावर पॉइंट पे भी समझ लेते हैं इस तरीके से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, ए hollow conducting sphere of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q on its surface. A point minus q is also placed at the center of the sphere. What is the surface charge density on the inner and outer surfaces? सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया 2020 में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, इन्होंने अब यहां पे माइनस क्यू चार्ज ले लिया, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, पहले क्वेश्चन में देखा था कि यहां पर प्लस चार्ज आता था और ये सेम था और यहां पे प्लस था। तो यहां जब माइनस क्यू ले लेंगे तो आप देखेंगे केवल साइन अकेला चेंज होगा। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। जब हम लोग इसको देखेंगे तो अंदर वाले का जो आएगा इनर सरफेस का, जैसे सेंटर पर माइनस क्यू लिया था तो फिर इनर सरफेस पे प्लस क्यू हो जाएगा और बाहर वाले पे कितना हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं इस तरीके से। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब जैसे आपने यहां माइनस क्यू लिया तो इनर सरफेस पर प्लस क्यू हो जाएगा, और फिर इस सेल के बाहर तो कैपिटल क्यू तो पहले से ही था ऑलरेडी, और प्लस क्यू होगा तो बाहर अब कैसा होगा माइनस क्यू, अपोजिट नेचर का चार्ज। तो आप देखेंगे आउटर सरफेस पर माइनस क्यू और इनर पर आपने देखा प्लस क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस तरीके से इनर और आउटर सरफेस को देखने को मिल जाती है। सेकंड पार्ट एज यूजुअल, जिसमें गॉस लॉ हमारे पास में ये फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से क्या रखा है इन्होंने, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E is equal to 10x plus 4 I cap, where x is in meter and E is in Newton per coulomb. Okay, MKS सिस्टम में, SI सिस्टम में, calculate the amount of the work done taking a unit charge from 5 meter, 0 to 10 meter, 0। सेकेंड पार्ट में क्या क्या रखा है इन्होंने, 5 मीटर, 0 to 5 मीटर, 10 मीटर। इस तरीके से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एक्चुअली में देखिए, इस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये इस क्वेश्चन में हम लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना होगा, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी आपने पढ़ा नहीं है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर कंप्लीट करेंगे तब वहां पे हम आपको डिस्कस करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, देन एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी एंड असम्पशन।